नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि सरकार से क्या होता है? लोग कहते हैं कि सरकार बदलने से क्या होता है? लोग कहते हैं कि भई हमने तो वही करना है जो हमने करना है, सरकार से हमें क्या लेना-देना। लेकिन सरकार बदलने से कितना प्रभाव पड़ता है, ये आज अपने आप में एक इलस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में आया। हम सब जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता चला रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी की खास बात यह है कि वो धार्मिक मामलों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खास तौर से प्रदूषित हो रही मानसिकता, प्रदूषित हो रहा वातावरण और प्रदूषित हो रहा संप्रदाय, इस पर वो खास तौर से स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। अवैध को बर्दाश्त नहीं करते, इलीगल को बर्दाश्त नहीं करते और क्राइम को बर्दाश्त नहीं करते। अब जो क्राइम को बर्दाश्त ना करता हो और उसके क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लोग इसलिए वहां से भागते हों कि भाई थाने में बंद कर दो, नहीं तो प्रदेश में नहीं रहने वाले अन्यथा मारे जाएंगे। लोग बड़ी संख्या में अपनी गिरफ्तारी देकर अंदर स्वयं आते हों, क्योंकि अगर भागने तोड़ने का कहीं उन्होंने कुछ किया तो ये संभव है कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि अपराध के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहते। वो चाहे सांप्रदायिक अपराध हो या फिर वो गैंग अपराध हो या फिर वो पहले से योजनागत अपराध हो या फिर आपराधिक मानसिकता हो। इन सभी पर योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, जिस प्रकार से वो आगे उतर कर आते हैं, वो हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही कि देखो, सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीन का मतलब सरकारी जमीन है। आपको याद होगा कि 1986 या 87 में मुलायम सिंह ने उस समय एक फरमान जारी किया था रेवेन्यू विभाग के द्वारा, और ये कहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन सभी का नामांकित कर ले जो कि स्ट्रक्चर सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। यानी कि सरकारी जमीन अगर आपके रिकॉर्ड में चढ़ी हुई है और उस पर कोई सांप्रदायिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर कोई मस्जिद बनी हुई है, कोई इमाम बाड़ा बन गया है, उस पर किसी प्रकार से भी कोई मदरसा किसी ने बना लिया है, कोई मदार मजार उजार बना ली है, दरगाह बना ली है, इन सब पर वो दरगाह दर्ज कर दीजिए। अब सरकार का एक नोटिफिकेशन था तो क्या करता तहसीलदार, उन्हें सबने चढ़ा लिया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो उनको पता लगा कि नहीं भाई, ये स्ट्रक्चर तो है तो सरकारी जमीन, दुनिया कहती है सरकारी जमीन है, अधिकारी भी कहते हैं सरकारी जमीन है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड पर उस मस्जिद का नाम चढ़ा हुआ है। भाई कैसे आया? तो पता लगा कि एक सर्कुलर जारी किया था राज्य सरकार ने और उस सर्कुलर के अनुसार उन्होंने सबने दर्ज कर लिया। राज्य सरकार ने यह तय किया कि भाई किसी भी संप्रदाय, सेकुलर सरकार है तो संप्रदाय के आधार पर कोई भी ऑक्युपाइड जमीन पर किसी का भी नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। सरकार ने फैसला किया कि हम उस सर्कुलर को वापस लेते हैं। सर्कुलर वापस हुआ। सर्कुलर वापस होने के बाद सर्वे हुआ, मस्जिदों पर सर्वे हुआ, वक्फों पर सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि 100 में से 97, 97 आउट ऑफ 100 स्ट्रक्चर अगर वक्फ क्लेम कर रही है तो 97 सरकार है वहां पर। 3 स्ट्रक्चर का ही उनके पास लेखा जोखा है, बाकी सारे अवैध कब्जे हैं या दूसरी जमीन के कब्जे हैं या सरकारी जमीन पर कब्जे हैं। सरकारी जमीन की खास बात ये आती है, और अब सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि जो सरकारी जमीन पर बैठा हुआ है वो याद रखे कि सरकारी जमीन का कभी इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। आप अगर सरकारी जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं तो आप मंदिर, मस्जिद, मजार किसी के नाम से भी वहां सुरक्षित नहीं रह सकते, और वो कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रोच नहीं हो सकती। पब्लिक प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन भी नहीं हो सकता, और पब्लिक प्रॉपर्टी कभी भी कितने भी वर्ष बैठने के बाद वो किसी की व्यक्तिगत नहीं हो सकती। ये वेल सेटल्ड लॉ है। अब पहले तो शुरू में जब पहली बार सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब सरकार ने चढ़ाई करी और सरकार चढ़ाई करके ये जानने के लिए उत्सुक रही कि कौन कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं जो इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं, उसको लेकर एक केंद्र केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर भी पास किया था कि भाई ये भी देखना चाहिए कि किसके समय पर ये अवैध स्ट्रक्चर बना, जिसके समय पर ये कब्जा हुआ, जिसके समय पर ये गलत तरीके से इंक्रोचमेंट हुआ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो 40 साल पहले क्यों ना हुआ हो और चाहे वो अब रिटायर क्यों ना हो गए हों। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय एक सर्कुलर भी जारी किया था। उस सर्कुलर के अनुसार ये पता करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी थी कि किसके समय पर ये स्ट्रक्चर बना, सरकारी भूमि किसके समय पर कब्जा हुई और कैसे कब्जा हुई और उसका इतिहास क्या है।
आप समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति जब प्रदेश में आ गई, तो सामान्य सी बात थी कि राज्य सरकार की ये ज़िम्मेदारी बन गई या अधिकारियों की ज़िम्मेदारी बन गई कि वो उनका इतिहास भूगोल ढूँढ कर लाएँ। पूरे प्रदेश में कार्रवाइयाँ चलीं, सर्वे हुए, स्ट्रक्चर पुराने थे, उनको नगर महापालिका में बने थे, म्युनिसिपैलिटी में बने थे या जहाँ कहीं भी बने थे, जो अथॉरिटी बैठी थी उसने उसका सिजरा माँग माँग लिया। बड़ी संख्या में ये सब कुछ निकला। अब संभल वाली मस्जिद का तो हम सबको मालूम है कि संभल की मस्जिद को लेकर एक बड़ा केस फाइल हुआ था। उस पर प्रोटेस्ट भी हुआ था, संभल में दंगे भी हो गए थे। केंद्र में वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया था कि भई हर मस्जिद में वो अब महादेव मत ढूँढिए, जबकि हकीकत तो ये है कि महादेव के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ एक्शन हो गया था और संभल में वो एक्शन हुआ था कि जिससे पूरा हिंदुस्तान तड़पड़ाया था। संभल का ही एक मामला फिर सामने आया और संभल के इस मामले में रातों रात मदीना मस्जिद ग्रामीणों ने गिरा दी। अब आप सोच लीजिए कि मदीना मस्जिद जो कि लगभग 450 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर का मतलब ये होता है कि लगभग 4 साढ़े चार हजार स्क्वायर फीट जमीन, सरकार की जमीन, सरकारी जमीन सलेमपुर सलेमपुर सालार या फिर हाजीपुर गांव में बना ली गई। स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों को जब पता लगा कि भाई ये स्ट्रक्चर के विषय में उन्होंने पता किया, जो कि सर्कुलर जारी था, पता करना सरकारी अधिकारियों का काम है, तो उनको पता लगा कि नहीं, ये तो अभी नहीं बनी। सन 2000 में चकबंदी हुई। चकबंदी के तहत गांव में ज़मीन छोड़ दी गई ताकि मजलूमों को, गरीबों को पट्टे की भूमि दी जा सके, भूमिहीनों को कुछ दिया जा सके। ये सब कुछ चकबंदी में होता है। इसके अतिरिक्त जो ज़मीन बाकी बचती है वो चक्रोठें बनाई जाती हैं, वहाँ रास्ते बनाए जाते हैं, वहाँ सड़कें बनाई जाती हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाए जाते हैं, विद्यालय बनाए जाते हैं या फिर वहाँ पंचायत घर बनाए जाते हैं। चूँकि गाँव है तो वहाँ सार्वजनिक संपत्ति चाहिए होती, तो जब चकबंदी होती तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा अंश निकाल कर ये सब कुछ प्लान किया जाता है। अब वो ज़मीन खाली पड़ी रहती है, गाँव में फंड नहीं हो पाते, फंड ना होने की वजह से वो जल्दी उस पर निर्माण नहीं कर पाते। या फिर अपने गाँव की पॉलिटिक्स है कि भई वो भूमि प्रबंधन समिति ने ये पास कर लिया, फिर वो एसडीएम के पास जाता है, एसडीएम बहुत दिनों तक देता नहीं है, फिर उस पर फंड रिलीज़ कोई करेगा, फिर वो वहाँ तक पहुँचेगी, ये सब कुछ चलता है, तो उसमें टाइम लगता है। ये 2000 का प्रकरण है। 2000 में ज़मीन छोड़ी गई थी और 2005 में 4-5 साल तो पड़ी रही, लेकिन 4-5 साल बाद ही कठमुल्लों की नज़र पड़ गई। उनको लगा कि यहाँ पर तो हम सार्वजनिक ज़मीन है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया और धीरे-धीरे करके वहाँ अगरबत्ती, मोमबत्ती ये वो सब लगाना शुरू किया, टीन टप्पट डाला और बाद में उसको भव्य स्ट्रक्चर दे दिया। गाँव के संगठित, चूँकि मुस्लिम समुदाय संगठित रूप से वो बना रहा था, तो गाँव में इतना विवाद नहीं हुआ। लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया तो कौन सर अपनी ओखली में डाले? सब समस्या थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैठी, तो सरकार बैठते ही और ये जब बुलडोज़र चलने शुरू हुए, तो लोगों ने अपनी बात कहनी शुरू करी। सरकारी अधिकारियों तक बात पहुँची तो पता लगा कि नहीं साहब, अवैध मस्जिद है। उन्होंने राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मुतवल्ली हाजी शमीम को कार्रवाई के लिए बुलाया, सुनवाई के लिए बुलाया। लेकिन हाजी शमीम के पास कुछ होता तब ना। हाजी शमीम 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश लेकर चले आए। 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 9 लाख रुपए का जुर्माना था। और जुर्माना किस बात का होता है? बड़ी बड़ी गहराई से इसको समझना चाहिए। जुर्माना होता है जब आप अवैध रूप से कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर जब आप कोई पट्टा की भूमि लेते हैं और उस पर कब्जा करते हैं, तो पट्टा देते समय सरकार ये तय करती है कि जब ये ज़मीन वापस आएगी तो सारा स्ट्रक्चर मलबा सहित साफ करेंगे और अगर स्ट्रक्चर मलबा वहां पर खड़ा है और सरकार को वो मलबा स्ट्रक्चर गिराने के लिए पैसा खर्च करना पड़ा, तो फिर वो पैसा पट्टेदार देगा। फिर से समझिए, सपोज कोई जमीन, किसी को 10 एकड़ जमीन सरकार ने पट्टा दे दिया। अब पट्टे के बाद उसने विद्यालय खड़ा कर लिया, बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर लिए, बड़ी पार्किंग बना ली, सब कुछ उसने बढ़िया बनाया। अब वो अगर 100 साल का पट्टा है, 100 साल के पट्टे के बाद अगर वो ज़मीन सरकार के पास वापस जाएगी, तो सरकार को वैसी ही ज़मीन चाहिए जैसे 100 वर्ष पहले दी थी। यानी कि उसको प्लेन ज़मीन चाहिए होती है। आपका स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, जो मलबा खड़ा हुआ है, उस मलबे की तुड़वाई का पैसा भी सरकार आपसे ले सकती है। यहाँ पर ये अवैध मस्जिद है। जब जहाँ कहीं भी इंक्रोचमेंट होता है, तो आपने देखा होगा वो बुलडोज़र लेकर आते हैं, गिराना शुरू करते हैं। बुलडोज़र के साथ-साथ वो जिसने स्ट्रक्चर बनाया होता है, जब वो क्लेम करता है कि मैं इसका मालिक हूँ, तुम कैसे गिरा रहे हो? तो वो उसके साथ रसीद काट देते हैं। इसको गिराने में 1 लाख रुपए का खर्चा आया, क्योंकि इतने लोग लगे, इतनी मशीनरी लगी, इतने बुलडोज़र चले, इतना फलाना चला, इतना धमाका चला और तब ये हो पाया। ये बात
सामने रहती है कि आपको ही पैसा देना है। ये सरकार का नियम है कि अगर आपने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाया और उसको तोड़ना पड़ा सरकार को, तो वो अपनी ज़मीन को प्लेन लेगी और जितना उस पर तोड़ाई-फोड़ाई का पैसा पड़ा है, वो आपको देना पड़ेगा। वो सामान्य बात है कि वो अपनी ड्राइव में गिराते चले जाते हैं, नहीं माँगते। लेकिन आपने अगर क्लेम किया कि मैं इस पर 10 साल से बैठा हूँ और ये मेरी ज़मीन है, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर से आदमी आइडेंटिफ़ाई हो जाता है और आइडेंटिफ़ाई होने का नतीजा ये निकलता है कि उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये मस्जिद जो बनी हुई है, इसमें भी बेदखली का आदेश हुआ और इसको गिराने के लिए 8,78,000 रुपया का जुर्माना हुआ। अब ये जुर्माना कौन भरेगा? अधिकारियों ने उवैस आलम के द्वारा कब्जे को स्वीकार करा कि इनके द्वारा कब्जा किया गया अन्य भूमि से विनिमय करने का प्रार्थना पत्र दिया गया, क्योंकि धार्मिक कब्जे के आधार पर विनिमय किया जाना विधिक नहीं है, इसलिए विनिमय का प्रार्थना पत्र 18 दिसंबर को निरस्त हो गया। भाई इन्होंने कहा विनिमय कर लो, ये यहाँ आपको जमीन चाहिए, हमें दूसरी जगह जमीन दे दो। उन्होंने कहा जब तुम्हारी जमीन ही नहीं है तो दूसरी जगह किस आधार पर दे दें? तुम्हारी बनता क्या है? कोई राइट तो बताओ, कोई कागज बताओ कि आपने खरीदी है, कैसे बनी, हम यहाँ से मस्जिद को शिफ्ट करें, शिफ्ट करने का पैसा आपको देंगे। लेकिन पहले ये तो पता लगे ये लीगल है कि नहीं है। लेकिन जब मस्जिद नहीं टूटी, जब जब ये तोड़ने, फिर उन्होंने जब निरस्त कर दिया, तोड़ने का आदेश दे दिया, मस्जिद नहीं टूटी। तो रविवार को सुबह 10 साढ़े 10 बजे अधिकारियों का दल-बल वहाँ बुलडोज़र लेकर आया और बुलडोज़र लेकर आया तो देखा कि ज़मीन तो ज़मींदोज़ हो गई। रविवार का मतलब आज के दिन। अब ज़मीन तो ज़मींदोज़ हो गई। अचरज में रह पड़ गए कि भई एकदम साफ सन्नाटा पड़ा हुआ है, इतनी बढ़िया मस्जिद बनी हुई थी और ये सपाटा पड़ा हुआ है। पूछना शुरू किया अधिकारियों ने, "भई मस्जिद कहाँ चली गई?" तो पता लगा कि प्रशासन जब पहुंचे उससे पहले शनिवार रात को लोगों ने बुलडोजर के जरिए ही, सरकार का बुलडोजर का, सरकार का मतलब काफिर का बुलडोजर कैसे चलाएंगे, तो बुलडोजर से 2 मंजिला मदीना मस्जिद को खुद ही गिरा दिया। ना यहाँ मक्का है, ना यहाँ मदीना है, ना कोई मक्का मदीना यहाँ जानता है, लेकिन नाम उसका मदीना मस्जिद रख दिया। मलबा भी साफ करके वहां से हटा दिया गया। सरकार उस पर ऐसा ना हो बिल फाड़ दे। हालांकि इस गांव में और भी मस्जिदों से जुड़े लोग कोई भी कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है और कोई ये बताने को तैयार नहीं मस्जिद कहाँ चली गई। मतलब आप समझिए योगी आदित्यनाथ जी का खौफ इतना है कि जब ये पता लग गया कि ये सज्जन, जब उन्होंने कहा विनिमय कर दीजिए, तो मतलब प्रार्थना पत्र दिया तो आइडेंटिफाई हो गया तो सरकार ने उनके ऊपर बिल फाड़ दिया। फिर अब कौन, जब उन्होंने सब गिरा गुरु लिए तो पूछा भाई किसने गिराया, तो कोई बताने को तैयार नहीं है कि भैया ये मस्जिद का क्या हुआ। हालांकि इस जगह पर नमाज अदा की जाती थी, यहाँ पर वजूखाना भी बना था। वह सारी जगह से अतिक्रमण हटाकर जमीन को समतल किया गया और मलबा भी साफ कर दिया गया। सब ले गए अपने अपने घर या कहीं जहाँ कहीं भी ले गए हों, लेकिन बिल्कुल जमीन वैसी हो गई जैसी 20-25 साल पहले हुआ। 2020 में जैसी 2000 में जैसी ज़मीन होती थी, 2005 से पहले या से 20 साल पहले जो ज़मीन का स्टेटस हुआ था, वैसा ही स्टेटस बना लिया गया है। कैमरे पर मस्जिद कमेटी भी बात करने को तैयार नहीं है और गाँव का कोई व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। आखिर उस मस्जिद को भूत खा गया या उस मस्जिद को ज़मीन निगल गई, ये पता ही नहीं लग रहा है कि साहब उस मस्जिद का हुआ क्या, कि ज़मीन खा गई, कि आसमान खा गया, कि कौन क्या कर गया। ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है, इसको पता करना भी बहुत मुश्किल काम है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। अब वो मस्जिद गाँव के हिंदुओं ने गिराई, गाँव के मुसलमानों ने गिराई, मस्जिद कमेटी ने गिराई, या जो हिंदुओं ने जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने गिराई, या जो लोग हंगामा कर रहे थे कि भाई इलीगल मस्जिद खड़ी हुई है और वो सरकार को बता रहे थे, तहसीलदार को बता रहे थे ये मस्जिद इलीगल है, उन्होंने गिराई। क्योंकि हिमाचल का प्रकरण हमने सबने देखा कि हिमाचल में सरकार गिराने को तैयार नहीं थी, तो मालूम पड़ा वहाँ महिलाएं सामने आ गई, उन्होंने रोक दिया कि मस्जिद में कहाँ जा रहे। फिर बाद में वो 2 माले अभी गिरे, 3 माले का मामला अभी 2 माले का मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है कि, लेकिन जब कोर्ट में पेंडिंग था तब 2 माले बन गए थे। कम से कम वो 2 माले हाई कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया तो वो उन्होंने खुद ही गिरा ली। तो अभी क्या है कि लोग विरोध कर रहे हैं, महिलाएं सामने आ रही हैं, वहाँ अड़ोस-पड़ोस के लोग सामने आ रहे हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि साहब ये अवैध है, ये हमको डिस्टर्ब करती है, सवेरे भोंपू बजा देते हैं, इतनी अजानें करते हैं कि साहब बच्चे सो नहीं पाते, मेंटल टेंशन हो गया है, मानसिक रोगी हो गए हैं बच्चे, परिवार मानसिक रोगी हो गए हैं, बूढ़ा बच्चा बीमार, महिलाएं वहाँ रहती हैं, वो सब परेशान हो गए हैं।
अच्छा खासा सभ्यता से रहते थे, लेकिन अब ये भोंपू बजा के कान में चारों ओर लगाकर सवेरे-सवेरे परेशान करते हैं, दिन में 5-6 बार परेशान करते हैं, रात में भी परेशान करते हैं। तो लोग अभी सामने आ रहे हैं और सामने आकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर वो मस्जिद कमेटी ने गिराई, आखिर वो तथाकथित मस्जिद वहाँ के स्थानीय लोगों ने गिराई या फिर वो तथाकथित मस्जिद मुसलमानों ने गिराई। अधिकारी जब पहुँचे तो वहाँ सपाटा पड़ा हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी का भय या खौफ या फिर मैं ये कहूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के भय के खौफ की वजह से बेखौफ लोग, जो हिंदू समाज है, जो वहाँ का स्थानीय समाज है, वो बेखौफ होता जा रहा है कि भई अब जो है वो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उसके अंदर एक उत्साह आ गया है, उसके अंदर एक जागरूकता आ गई है, उसके अंदर एक ताकत आ गई है जिसको वो करने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो सामने निकल कर बता रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो अवैध चलने वाले लोग हैं, अवैध करने वाले लोग हैं, उनको हतोत्साहित हो रहे हैं, तो वो ये भी संभव है कि सरकार कोई एक्शन ले और 10-20 लाख रुपए की पेनल्टी बिल फट जाए गिराने का, उससे अच्छा अपना खुद गिराकर साफ कर लो और मलबा भी वहाँ मत रहने दो, एविडेंस ही नहीं, ये सब कभी थी ही नहीं, आप जो कह रहे हो वो सब सब पता नहीं क्या था, बस वो मस्जिद तो वहाँ नहीं थी। तो भई मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार का अपना कारनामा है, सरकार का अपना जो प्रभाव है, वो प्रभाव वहाँ दिखा। ये संभल की मदीना मस्जिद का प्रकरण मैं बता रहा था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।